बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको हमारे नावल पसंद आ रहे होंगे। आपकी फेवरेट राइटर कौन सी है और आप किस फेवरेट राइटर के नावल सुनना पसंद करेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जो नावल मैं आज आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है मिल गया साइबान और राइटर का नाम है सलमा फ़हीम गुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। साथ साथ मस्त हवा के ठंडे झोंके एक अजीब ही सरूर पेश कर रहे थे। चारों तरफ फैला हुआ लहलहाता सब्जा आंखों को ठंडक और तरावट दे रहा था। वो आंखें बंद किए हवा के खूबसूरत झोंकों का मजा ले रही थी। गहरे गहरे सांस लेते हुए ताज़ा हवा अपने अंदर उतार रही थी। शायद इसी तरह से उसके अंदर की तमाम घुटन बाहर निकल आए, उसके जिस्म के एक हिस्से पर जो कसाफत जमी थी वो उतर जाए। लेकिन ये सब इतना आसान तो कतई नहीं था। क्या बात है सहर जी, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं और बाकी सब कहाँ हैं? तभी उसके करीब आहट हुई तो उसने चौंकते हुए फौरन आंखें खोली और उसको देखा था। वो समीन थी जो उसे यहाँ खड़े देखकर इस्तफसार करने रुक गई थी। हाँ, वो सब आगे निकल गए हैं, मुझे ये जगह अच्छी लगी इसलिए रुक गई, उसने जवाब दिया। समीन ने चंद पल बगौर उसकी जानिब देखा। एक बात पूछूं सहर जी? वो उसे नज़रअंदाज किए अपने अतराफ में फैले सब्जे को पुरसोच अंदाज में देख रही थी। तभी समीन ने एक बार फिर उसको मुखातिब किया। हाँ पूछो, क्या पूछना है? माइंड तो नहीं करेंगी? उसने झुकते हुए पूछा। अब के सहर के चेहरे पर नागवारी दराई थी। क्यों? मैं माइंड क्यों करूँगी? कुछ ऐसा पूछने वाली हो जिस पर मैं माइंड करूँगी? उसके लहजे में नागवारियत नुमायां थी। समीन एक पल को चुप सी हो गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी आपका हॉस्टल 1 घंटे की मुसाफत पर है जबकि मेरा घर चंद मिनट की दूरी पर। तो अगर आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं, आप परेशान मत हो, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सिर्फ 4 लोग हैं, एक मैं, मेरी मम्मी और बहन और मेरे पापा। 24 में से 18 घंटे तो सब बाहर ही गुजारते हैं माँ सिवा मेरे। ऐसे में आपको भला क्या प्रॉब्लम होगी? उसकी नागवारियत महसूस करते हुए उसने असल बात पूछने की बजाय कुछ और कहा। मतलब बतौर पेइंग गेस्ट? नहीं, हमें किराएदार नहीं चाहिए। एक्चुअली आप अकेली रहती हैं यहाँ, मैं भी घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। मेरी मसरूफियात से आप ऑलरेडी आगाह हैं। बाकी टाइम दीवारें देखते ही गुजर जाता है। इसीलिए सोचा अगर आप हमारे घर आ जाओ तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी और मेरी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। क्या ख्याल है? वो खुशी खुशी अपना ख्याल जाहिर कर रही थी। यानी तुम अपनी तन्हाई दूर करने और अपना दिल बहलाने के लिए मुझे अपने घर रखना चाहती हो? वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोली। नहीं सहर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपकी तन्हाई के ख्याल से आप इतनी अकेली और उदास रहती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे या अपनी किसी कोलीग से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारना, महज गुफ्तगू तक का या फिर दोस्ती का भी। कहते हुए जरा सा झुकी, मुबादा वो बुरा ही ना मान जाए। समीन ही क्या, उसके रवैये को मद्देनजर रखते हुए हर कोई उससे बात करते हुए झिझकता था। वो थी ही ऐसी। दिल किया तो नरमी से बात कर ली, वरना सख्ती और खुरदरापन उसके लहजे का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसकी शख्सियत किसी और को तो शायद नहीं, अलबत्ता समीन को बड़ी पुरस्कार लगती थी। उसे उसकी ज़ात के बारे में बहुत तजस्सुस था। आज भी उसे तन्हा देखकर जाने समीन के दिल में क्या समाई कि वो उसके बारे में जानने के लिए उसके पास चली। मगर उसकी आदत को मद्देनजर रखते हुए फौरन बात बदल गई थी। मुझसे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक लोगों को बहुत महंगा पड़ता है समीन। खुशकिस्मत हो कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसने गोया खुद पर तंज किया। समीन ने खासी हैरत से उसको देखा। उसके ख्याल में वो अपने रवैये को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कह रही थी। तभी तरदीद करने को गोया हुई। मुझे लगता है अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें तो मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की बन जाऊंगी। उसने फौरन दिल की बात कह दी थी। पत्थर से सर टकराना और पत्थर से सर फोड़ना गोया 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं समीन, लेकिन इनका मतलब एक ही है। दोनों सूरतों में नतीजा नुकसान ही है। टकराओगी तब भी तुम्हें ही दर्द होगा, फोड़ोगी तब भी तुम्हें ही चोट लगेगी, और खुद को खुद ही तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है? जाने किस रो में बहकर वो क्या कह रही थी, समीन को कुछ समझ में नहीं आया था। वो चंद पल नासमझी से उसे देखती रही थी। मैं कुछ समझी नहीं सहर जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
इतनी गहरी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। अच्छा है, अगर समझ में नहीं आता तो समझने तक का सफर बहुत तवील, तकलीफ दे और कठिन होता है। बहुत अच्छा है तुम्हें ये सफर तय करना नहीं पड़ा, अल्लाह करे ना करना पड़े। जिंदगी का तजर्बा अगर बहुत सिखा जाता है तो बाज़ औक़ात बहुत कुछ छीन भी लेता है, हर तरह के हालात की पहचान करवा देता है। अच्छा है, तुम्हारा तजर्बा मेरी ज़िंदगी के तजर्बे की तरह नहीं है जो नरमी का लिबादा छीन कर सख्ती के पोशाक पहना कर चला गया। वो क्या कह रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आया था, सब कुछ सर के ऊपर से गुजर गया था। उसमें पोशीदा मायनी और मतलब क्या खाक समझ में आता। जो भी है, मैं फिर भी आपसे दोस्ती की ख्वाहा हूँ। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए ढटाई से बोल रही थी। सहर चौंकते हुए धीरे से मुस्कुराई। यानी पछताना चाहती हो? आपसे दोस्ती करके मैं पछताऊंगी हरगिज़ नहीं, इसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर आपने मुझसे दोस्ती ना की तो आप ज़रूर पछताएंगी। उसके अंदर जाने कहाँ से हिम्मत आई कि वो ज़िद्दी अंदाज से बोली। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसमें उसे मानूसियत सी दिखाई दी थी। कुछ भूला बिसरा याद आ गया था शायद, तभी नरमी से बोली, ज़िद्दी लोग मुझे कभी पसंद नहीं, जानती हो ना। समीन उसके प्यार भरे नरम लहजे पर दम बखुद रह गई थी। वो उससे महज 1 साल बड़ी थी, मगर वो बिल्कुल उसे बच्चों की तरह पुचकार रही थी। मैं जिद नहीं कर रही सहर जी, मुझे जिद करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे घर आकर रहें। आप इस शहर में नई हैं, यहाँ आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। यही समझ लें कि मैं आपकी दोस्त हूँ और आप मेरे घर मेहमान बनकर आई हैं। मेहमान सिर्फ 3 दिन का होता है, बहुत ज़्यादा दिनों या महीनों का नहीं। उसका साहब का लहजा दोबारा लौट आया। तो क्या आप पेइंग गेस्ट के तौर पर रहना चाहती हैं? समीन ने उसकी पहली बात दोहराते हुए इस्तफसार किया। हम अगर इस शर्त पर कि जहाँ मैं रहूँ वो अलग थलग जगह हो और वहाँ शोरो हंगामा ना हो, मैं हूँ और मेरी तन्हाई हो, उसने सपाट से अंदाज में कहा। ओके, आप आने की तैयारी करें, आप हमारे घर आ रही हैं। तुमने ठीक से सुना नहीं कि आप हमारी एनेक्सी में रहेंगी जो घर से ज़रा अलहदा है। वहाँ पर आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई शोर हंगामा नहीं होगा। वहाँ आप रहेंगी बतौर पेइंग गेस्ट। बाय द वे, तो मुझे अपने घर रखने पर बाजिद क्यों हो? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं, सिंपल। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। कल तैयार रहिएगा अपने पूरे साजो सामान के साथ, क्योंकि आप हमारे घर शिफ्ट हो रही हैं। तेजी से कहकर वो बर्क रफ्तारी से वहाँ से चली गई, जबकि सहर कुछ कहने के लिए उसको रोकती ही रह गई थी। सहर इर्तजा इस शहर में 1.5 साल कबल आई थी। वो इस शहर में पहली बार आई थी। वो यहाँ के रास्तों और माहौल से वाकिफ नहीं थी, मगर जाने क्यों उसके मुंह से इस शहर का नाम ही निकला था। यहाँ आते ही उसने सबसे पहले काम अपनी रिहाइश के बंदोबस्त का किया था। उसने सोचा था कि वो कोई फ्लैट किराए पर लेगी जो ज़रा अलग थलग सा हो, मगर जिस हिसाब से फ्लैट्स का किराया मांगा जा रहा था वो अदा करना उसके लिए कतई नामुमकिन था, वो भी इस सूरत में जबकि वो बिल्कुल फारिग थी। इसलिए मजबूरन उसे हॉस्टल का रुख करना पड़ा था। हालांकि हॉस्टल का नाम जो ही उसके जहन में आया उसने फौरन ही रद्द कर दिया था, मगर अब मजबूर थी, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। जेब अय्याशी की इजाज़त नहीं देती थी। तकरीबन 1-1.5 माह तक उसे खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक तो हॉस्टल की हड़बूंग और शोर शराबा उसे बहुत परेशान करता था। दूसरा, उसके पास जो रकम थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। ऐसे में उसे मुलाजमत की अशद ज़रूरत थी। 15-20 रोज़ से भी ज़्यादा दिन उसे जॉब तलाश करने में लग गए थे। बहुत ख्वार होने के बाद उसे एक स्कूल में जॉब मिली थी। हालांकि टीचिंग उसकी ख्वाहिश नहीं थी, मगर जो काम मिल रहा था उसे हर हाल में कबूल करना था। स्कूल हॉस्टल से 1 घंटे की मुसाफत पर था। उसे आने जाने में खासा मसला होता था। तभी कुछ माह बाद उसे इल्म हुआ कि स्कूल से मुल्हिका इमारत एक NGO की है, जहाँ करीब लावारिस और नादार लोगों और बच्चों के लिए काम हो रहा है। जिंदगी की सहूलियात मुहैया की जाती हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है, हर मुमकिन तौर पर उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है। वो स्कूल के बाद का वक्त एक पार्क में गुजारती थी। अब वो वक्त उसने NGO को देना शुरू कर दिया। वहीं पर उसकी मुलाकात समीन से हुई थी। समीन मिस्टर एंड मिसेज राहत कुरैशी की बेटी थी, जो इस NGO को चला रहे थे। सहर अपने काम से काम रखती थी। शुरू में सबने उससे फ्री होने की कोशिश की, मगर उसे अपने खौल से बाहर आना गवारा नहीं था, इसलिए उसने किसी को भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी। उसके रवैये को मद्देनज़र रखते हुए सब पीछे हट गए थे, मगर समीन नहीं हटी थी। वो ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करती, ख्वाह कोई काम हो या नहीं। समीन खासी शोखो चंचल सी लड़की थी। हर कोई उसकी बातों और हरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होता था, मगर सहर का लिया दिया सा अंदाज, चट्टानों की सी सख्ती लिए हुए लहजा समीन को उससे बात करने पर उकसाता था। उसे ख्वामख्वाह उसकी ज़ात का खोज था। हालांकि अक्सर लोग सख्त
खुरदरे और अक्खड़ तबीयत के होते थे, मगर फिर भी जाने क्यों समीन को लगता था कि सहर की ज़ात में कोई ना कोई राज ज़रूर पोशीदा है। आज उसे अकेले देखकर उसने इस राज को जानने की कोशिश की थी, मगर उसके सख्ती भरे और नागवारियत से भरपूर तासुरात को देखते हुए बात बदल दी थी और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर कह गई थी, जिसके बारे में उसने कतई नहीं सोचा था। सहर को बतौर किराएदार रहना, वो भी अलग थलग। समीन की ये पेशकश काबिल कबूल लगी थी। उसे ऐसी ही जगह की तलाश थी जहाँ कोई उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाला ना हो। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वो बेसाख्ता खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। अरसा हुआ था उसे बारिश से लगाव नहीं रहा था, बल्कि ऐसा मौसम उसे उदास और मुस्तरिब कर देता था। लेकिन आज जाने क्यों उदास होना उसे अच्छा लग रहा था। ढेर सारा रोने को दिल चाह रहा था। दिल पर बोझ था जिसे वो उतारना चाहती थी, मगर आंसुओं ने भी औरों की तरह उसका साथ छोड़ दिया था। सहर, सहर जी, कहाँ हैं आप? तभी समीन उसको पुकारती हुई चली आई। ओह गॉड, ये लड़की कब मेरा पीछा छोड़ेगी? ये तो जान को आ गई है। लगता है यहाँ शिफ्ट होकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। समीन को देखकर उसने बेजारी से सोचा, कहाँ छुपी रहती हैं सहर जी? इतनी देर से मैं आपको आवाज़ें दे रही थी। सहर के करीब आते ही उसने भोलपन से कहा, समीन, अगर तुम मुझे ऐसे ही तंग करती रही तो आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने दो टोक अंदाज में कहा, आई एम सॉरी सहर। समीन, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे तन्हाई पसंद है। तीसरी बात, मैं यहाँ बतौर किराएदार रह रही हूँ। और आखिरी बात, मैंने तुम्हें यहाँ आने से कबल ही इन बातों से आगाह कर दिया था। अगर हर रोज़ तुम यूं ही मुझे तंग करने को आ धमकोगी तो आई एम सॉरी टू से कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बिना लगी लपटी उस और उसके जज्बात का लिहाज किए बगैर जो दिल में आया वो कह दिया। ये भी ख्याल नहीं किया कि वो कितने खलूस से उसके पास आई थी। मैं तो आपकी तन्हाई के ख्याल से चली आती हूँ सहर जी। मेरा मकसद आपको टेंस करना हरगिज़ नहीं था। वो शर्मिंदगी से गोया हुई। मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। मैं तन्हा हूँ और तन्हाई ही मुझे पसंद है। माइंड इट, रूखे और सर्द अंदाज में कहा। समीन का दिल दुखा था। वो माजरत ख्वाहाना लहजे में गोया हुई। आई एम रियली सॉरी सहर जी, मुझे अंदाज़ा नहीं था आपको मेरी मौजूदगी परेशान करती है। अगेन सॉरी, आइंदा नहीं आऊँगी। आप यहाँ से जाएं, वो भी मेरी वजह से, मुझसे तंग आकर। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। मैं चलती हूँ। वो दिल गिरफ्तगी से कहते हुए जाने को मुड़ी। सहर को दफतन अपनी हर दर्जा सख्ती का एहसास हुआ। वो कुछ ज़्यादा ही कठोरपन और नागवारियत का इजहार कर गई थी। तभी नादिम होते हुए उसे पुकारा, रुको समीन, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन माइंड मत करना। मुझे वाकई अकेले रहने की आदत है। तन्हाई ही मेरी बेहतरीन साथी है, इसलिए प्लीज़ कुछ फील मत करना। किस कदर साफ गोई मगर नरमी से कहते हुए उसने उसकी जानिब देखा, जो नाराज़ सी कारपेट पर निगाहें जमाए खड़ी हुई थी। सहर को उसके खलूस भरे अंदाज ने नादिम कर दिया था। उसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे मना ले, उसकी नाराज़ी दूर कर दे, मगर चाहने के बावजूद उसके गिर्द बने हुए खोल ने आगे बढ़ने नहीं दिया। वो लब भींचे रुख मोड़ गई। समीन ने रूठे हुए अंदाज में उसकी पुश्त को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। क्या बोरियत है यार, इतना बड़ा घर और मैं अकेली, करने को कुछ भी नहीं है। टीवी मैंने देख लिया पर कुछ हासिल नहीं। मैगजीन्स का सफ़ा रट लिया है। मुलाजमों पर भी झूठ मूठ का रोब झाड़ कर देख लिया था, लेकिन उसमें भी मज़ा नहीं आया। हर तरह की एक्टिविटी में टांग अड़ा कर देख ली, मगर बोर हो गई हूँ यार। जाने लोग तन्हा अपना टाइम कैसे पास करते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अल्लाह ने एक बहन दी है, उसके पास भी टाइम नहीं। मम्मी पापा हैं तो वो मसरूफ़। एक मैं अकेली जान क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? लाउंज के सोफे पर बैठी कुशन बाजुओं में दबोचे बावाज़े बुलंद अपनी तन्हाई का रोना रो रही थी, मगर बदकिस्मती से यहाँ कोई उसका रोना सुनने वाला नहीं था। वो खुद को ही तसल्ली देते हुए खुद को ही बहला रही थी। तभी खामोशी में यकलख्त इर्तियाश पैदा हुआ और फ़ोन की बेल ने उसको चौंका दिया। वो तेज़ी से उठी थी। तौबा है, इतनी तेज़ बेल, दम ही निकाल दिया। वो बुड़बुड़ाते हुए फ़ोन की जानिब लपकी। हेलो, कौन? रिसीवर उठाते हुए बज़ाहिर मसरूफ़ से अंदाज में, लेकिन दर हकीकत ज़ेर लब मुस्कुराते हुए उसने इस्तफसार किया। CLI पर वो नंबर देख चुकी थी। सॉरी, मैं किसी काशिफ को नहीं जानती। दूसरी जानिब से जानदार सी आवाज़ में तारुफ कराए जाने पर जवाबन बेपरवाही वाले अंदाज में गोया हुई। आपको एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती? ना मैं किसी काशिफ को जानती हूँ और ना ही कोई आपकी
होती सोती रिदा यहाँ रहती है। उसके शरीर से अंदाज में इस्तफसार करने पर समीन को तो गोया पतंगे लग गए थे। नाराज़ी भरे अंदाज में वो गोया हुई थी। व्हाट, जेलसी? और मैं? जेलस होती है मेरी जूती। मुंह धो रखिए मिस्टर काशिफ। जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। आप खुद ही ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बताए चले जा रहे हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके बारे में कुछ भी जानने का। और हाँ, भले आप किसी रिदा से बात करें, भले शहला से, आई डोंट केयर, ओके। गुस्से में उसकी बात का जवाब देते हुए दिल की जलन भी वाजिया कर गई। दूसरी जानिब महजूज कुन अंदाज में खासा जानदार कहकहा लगाया गया था तो समीन मजीद चिढ़ सी गई। शट अप काशिफ, जस्ट शट अप। मैं फ़ोन रख रही हूँ, खबरदार अब मुझे कॉल की तो। उसने गुस्से से कहकर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और बुड़बुड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। जाने खुद को क्या समझता है, प्रिंस है किसी रियासत का या कोई नवाब। होती होंगी स्टूपिड सी लड़कियाँ जो उसके आगे पीछे फिरती हैं, तो फिरती रहें मेरी बला से। मुझे क्या परवाह, वो दिल को तसल्लियाँ देती हुई खुद को बहला रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो यकलख्त अपने ख्यालों से चौंकी, तेज़ी से गर्दन घुमा कर देखा तो सामने सहर इर्तज़ा को खड़ा देखकर वो हैरत व बेयकीनी से उठ खड़ी हुई। सहर, आप यहाँ? उसके सवाल का जवाब दिए बगैर वो हैरत से बोली, कैसी हो? वो आहिस्तगी से चलती हुई उसके करीब आन रुकी और उसकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए नरमी से पूछा। उसके अंदाज पर समीन बेहोश होते होते बची थी। उसे यकीन करना दुश्वार हो रहा था कि उसके सामने सहर खड़ी है और वो भी इतनी नरमी से बातें करते हुए। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ बैठे ना। कोई काम था क्या? वो खामोश ही रही और कहती भी क्या। उसकी बदहवासियों का उसके पास फिल वक्त कोई जवाब नहीं था। आप प्लीज़ बैठें तो सही। सहर खामोशी से सोफे पर टिक गई। और हाँ, तुम मेरी तरफ आ सकती हो, मगर रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी। ये महज मेरे रूड बिहेवियर के अजाले के तौर पर है, वरना मेरे लिए अभी भी बेहतरीन साथी तन्हाई ही है। आई थिंक तुम माइंड नहीं करोगी। मैं अब चलती हूँ, ओके। उसके गाल को थपथपाते हुए अपनी बात कहकर बिना उसकी सुने वो वहाँ से चली गई, जबकि समीन हैरत और बेयकीनी से उसे जाता देखती रही। कितनी अजीब सी हैं ये, लगता है कोई साइको केस हैं। आहिस्तगी से कहते हुए उसने कंधे उचकाए और धप से सोफे पर बैठ गई थी। उसे किचन के लिए कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वो माहाना खरीदारी के लिए मार्केट चली आई थी। सामान की खरीदारी के बाद वो स्टॉप पर किसी सवारी के इंतज़ार में खड़ी थी। यहाँ क्यों खड़ी हैं सहर? तभी उसके करीब से ब्लैक कलर की गाड़ी गुजरी थी, जिसने उसने सरसरी सा देखा ज़रूर था, मगर कब वो दोबारा पीछे आई ये वो नहीं जान पाई थी। इल्म तो तब हुआ जब खिड़की में से सर निकाले समीन ने उसे पुकारा तो उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आई थिंक ये स्टॉप है और यकीनन मैं यहाँ किसी सवारी के इंतज़ार में ही खड़ी हूँ। उसके बेवकूफ़ाना सवाल पर उसने झुंझुला कर जवाब दिया तो समीन झींप सी गई। आ जाएं सहर, हम भी घर ही जा रहे हैं, आपको भी ड्रॉप कर देंगे। उसकी पेशकश और साथ ही हम का सीगा इस्तेमाल करने पर सहर ने चौंक कर गाड़ी के अंदर झांका तो सूटेड बूटेड शख्स सहर के चेहरे पर ही नजरें जमाए हुए था। उसके देखने पर भी नजरों का जाविया ना बदला था। सहर को नागवार गुजरा। उसने निखवत से सर झटकते हुए रुख मोड़ लिया। बहुत शुक्रिया समीन, मैं चली जाऊंगी। लहजा खुद ब खुद सर्द और खुरदरा सा हो गया। उसे गाड़ी का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, मगर दानिस्ता नज़रअंदाज किए खड़ी रही। उसे इस वक्त समीन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अब समीन बेजा इसरार करेगी, उसे घर साथ ले जाने की जिद करेगी। क्या प्रॉब्लम है सहर, प्लीज़ आ जाए ना, हम भी तो घर ही जा रहे हैं। उसके करीब आते हुए समीन ने भोलपन और मासूमियत से कहा, जबकि वो बिना उसकी जानिब देखते संजीदगी से गोया हुई। माइंड इट समीन, मैं तुम्हारे घर में महज एक किराएदार की हैसियत से रह रही हूँ, न कि तुम्हारी जिम्मेदारी के तुम्हारा जब जहाँ दिल चाहे मेरी मदद को आ जाओ। इससे कबल मैं तुम्हें बारहा ये बात बावर करा चुकी हूँ कि मैं अपनी ज़ात में किसी की बेजा मुदाखलत पसंद नहीं करती। ख्याल किया करो, मगर तुम शायद हमेशा ये बात भूल जाती हो। ये भी कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम बार बार मेरी बातों से हर्ट हो, फिर भी बार बार हर बात में इसरार करने क्यों खड़ी हो जाती हो? तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें मना करूं और तुम हमेशा हर्ट हो, वो भी मेरी वजह से? क्यों समीन, क्या आप मुझसे बदगुमान हैं सहर? उसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए समीन ने संजीदगी से इस्तफसार किया। उसके सवाल पर सहर बुरी तरह चौंकी। लफ्ज़ बदगुमान ने गोया दिल के किसी हिस्से को दोबारा से दुखाया था। ताज़ा ताज़ा मंदमल हुआ ज़ख़म जैसे फिर से रिसने लगा था। ये लफ्ज़ बहुत सी यादें हमराह समेट लाया था।
जिसे उसने बड़ी बेदर्दी से झटक दिया था। नहीं, मैं किसी से बदगुमान नहीं हूँ। और तुमसे बदगुमान क्यों होने लगी मैं? रिश्ता ही क्या है तुम्हारा मुझसे? महज एक किराएदार और मालिक मकान का, या फिर एक कोलीग का, या फिर इंसानियत का, जो भी है, फिर भी मैं भला तुमसे क्यों बदगुमान होने लगी? वो अजीब अंदाज में गोया हुई। अजीब बातें थी और अजब पुरस्रार सा लहजा था जिसे समीन तो शायद ना समझ सकी थी। अलबत्ता उनसे जरा फासले पर खड़ा शख्स उसकी पुरस्रार बातों पर जरूर उलझ कर रह गया था। अगर आप मुझसे बदगुमान नहीं हैं तो फिर मेरे खलूस को आप अपने मतलब के पेराए में क्यों लेती हैं? मुझे भला आपसे क्या मतलब होगा? मुझे आप अच्छी लगती हैं, इसलिए आपके साथ दोस्ताना अंदाज अपनाने को दिल चाहता है। और जहाँ तक बात आपको लिफ्ट देने की है तो हम घर ही जा रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी है इसलिए आपको देखकर बस रुक गई कि आपको भी साथ ही ले चलेंगे, मगर बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं जाऊंगी। वैसे भी मुझ पर मौसमों की सख्तियाँ असरअंदाज नहीं होती और ना ही मैं बेमायनी बातों पर गौर करती हूँ। वो सपाट लहजे में कहती हुई दोबारा गोया हुई। बात वो समीन से कर रही थी, मगर लग रहा था गुमान में कोई और शख्सियत हो। समीन ने चंद पल बगौर उसके बेतासुर चेहरे को देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से हट गई। एक गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते हुए उसने हैरानगी से सोचा था, ये क्या कहा समीन ने? मैं इससे बदगुमान हूँ? मैं भला उससे बदगुमान क्यों होंगी? मुझे क्या हक पहुँचता है किसी से बदगुमान होने का? ऐसा कोई इख्तियार क्यों होने लगा मुझे? बदगुमान तो लोगों को मुझसे होना चाहिए, इस लायक तो मैं हूँ, समीन नहीं। कितना गलत कहा समीन ने, जबकि मैं उससे कतई बदगुमान नहीं हूँ। मुझे क्या हक पहुँचता है, जबकि मैं खुद। इससे आगे सोचते हुए उसका दिल यकदम डूबने लगा था। वो फौरन लब भींच गई। आंखें सख्ती से बंद करते हुए माजी की सारी यादें, सारी बातें पीछे धकेल कर दोबारा आंखें खोली और हाल में लौट आई थी। ये कौन खातून थी भाई? अजीब साइको केस लगती हैं। कोई लिहाजो मुरव्वत नहीं? इस्तफसार किया गया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छी और लिहाजो मुरव्वत वाली हैं। उन्होंने शायद आपको मेरे साथ देख लिया था, इसलिए साथ आने से अवॉइड कर रही थी, और कुछ नहीं। उसकी पहली बात से तो वो भी इत्तेफाक करती थी, मगर इजहार करना मुनासिब नहीं समझा था। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा वो खासी अक्खड़ और बदतमीज़ हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह से वो तुमसे गुफ्तगू कर रही थी इससे अंदाज़ा हो रहा था वो कितनी मुरव्वत और लिहाज वाली हैं। हाँ, अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी खातून है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इन बहुत अच्छी और लिहाज और मुरव्वत वाली खातून से ज़रा बचकर ही रहना। अब पागलों के सरों पर सींग थोड़ी होते हैं। क्या पता वो कोई पागल हो और किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो। मुस्कुराहट लबों में दबाते हुए शरीर से अंदाज में उसने कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही वो कोई साइको केस है और ना ही पागल, और ना ही मैं नादान हूँ कि पागलों से दोस्ती करती फिरूं। कदरे बुरा मानते हुए वो मुंह फुलाते हुए गोया हुई। रियली? बाय द वे, क्या वो तुम्हारी दोस्त हैं? वो अब भी उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। नहीं, दोस्त तो नहीं है, लेकिन बन जाएंगी शायद। उसके मासूमियत भरे अंदाज पर behzad ने कहकहा लगाया। उसके यकीन और बेयकीनी वाले अंदाज ने उसे खासा महजूज किया था, जिसका समीन ने बुरा मान लिया था। इस वक्त सही मायनों में काशिफ बिन जुबैर के भाई लग रहे हैं आप, मसनूई नाराजी लिए मुंह फुलाकर कहा। उसकी बात पर behzad का कहकहा एक बार फिर बुलंद हुआ और वो मजीद चिढ़ते हुए रुख मोड़ गई। तो behzad ने बमुश्किल अपने कहकहे को जब्त किया। आई एम सॉरी भाई, लेकिन ये काशिफ बिन जुबैर का भाई लगने की क्या बात है? मैं उसका भाई ही तो हूँ डियर। लगता है कि कोई काशिफ बिन जुबैर को बहुत दिल से याद कर रहा है। इससे पहले कि समीन उन्हें कोई जवाब देती, पीछे से अचानक बहुत ही मानूस और पुरजोश सी आवाज़ सुनाई दी। उसने एक पल को मुस्कुराहट लबों में दबाए behzad को देखा और साथ ही रुख मोड़कर अपने पीछे देखा। आंखों में चमक और चेहरे पर बशाशत लिए काशिफ खड़ा था। उसने एक नाराज़ी भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और फौरन रुख मोड़ गई। वो आंखों में शरारत और चेहरे पर संजीदगी लिए उसके सामने आन खड़ा हुआ। हाय मिस समीन राहत, मैं काशिफ बिन जुबैर हूँ और अपनी रिदा से मिलने आया हूँ। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? शरारत उसके हर अंदाज से आया थी, इसके बावजूद वो चिढ़ गई। आप काशिफ बिन जुबैर हैं, इससे मुझे क्या गर्ज? अगर अपनी रिदा से मिलने आए हैं तो आई एम सॉरी, वो यहाँ नहीं रहती। जवाबन उसे चिढ़ाते हुए वो खफगी से गोया हुई। क्या वाकई? जी बिल्कुल। गोया आपने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई, लेकिन कोई बात नहीं। रिदा नहीं तो हमारी मनकूहा तो है ना इस घर में, उन्हीं से मिल लेते हैं। वो सुना तो होगा ना आपने। तू नहीं कोई और सही, और नहीं और सही, तो बस रिदा नहीं तो मनकूहा सही। उन्हें ही बता दें कि उनका काशिफ बिन जुबैर आया है।
اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ لہجہ گمبھیر تھا۔ سمین کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے بہزاد کی جانب دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ جانے کب وہ انہیں تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ شرم تو نہیں آتی کاشف بن زبیر؟ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ کچھ بھی بولنے سے قبل ارد گرد تو دیکھ لینا چاہیے۔ ہر بار شرمندہ ہونا شرط تو نہیں۔ جھیمپی سی وہ رخ موڑ گئی مگر انداز پر اعتماد تھا۔ کیا میں تمہیں شرمندہ ہونے دے سکتا ہوں سمین راحت؟ اس کے کان کے قریب پھر سے سرگوشی کی۔ شرمندہ ہونے دے سکتے ہو یا نہیں کاشف بن زبیر، لیکن دل توڑنا وہ بھی میرا تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے نا؟ وہ شکایتی انداز میں گویا ہوئی۔ دل توڑ کے جوڑنا وہ بھی سمین راحت کا کاشف بن زبیر کو ہی تو آتا ہے، اور کوئی ہے جو سمین راحت کا دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ یہ کون سا مشکل ہے؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ریلی؟ اوکے، تو تم تب تک اپنا دل جوڑو، میں تب تک اپنی ردا کو تلاش کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں پہلے تم دل جوڑتی ہو یا میں ردا تک پہنچتا ہوں۔ مگر اتنا مجھے یقین ہے میں تو ردا تک پہنچ جاؤں گا، لیکن تم اپنا دل نہیں جوڑ پاؤ گی۔ یہ کام بھی کاشف بن زبیر کو ہی کرنا پڑے گا۔ گو ٹو ہیل کاشف بن زبیر، ساتھ اپنی ردا کو بھی لے جانا، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر اس کی آنکھیں بھر آئی، گلا رند گیا۔ وہ مزید وہاں نہیں رکی، برق رفتاری سے اندر چلی گئی۔ کاشف اسے محض دیکھ کر رہ گیا، چاہ کر بھی روک نہ سکا تھا۔ نوال، کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی۔ آج خلاف توقع دوپٹہ سر کی بجائے کندھے پر جھول رہا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے۔ اس نے لاؤنج میں تخت پر لیٹی ہوئی دادی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب انہوں نے پکارا تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے ساختہ رکی۔ ان کی پکار میں اسے سختی کا عنصر نمایاں محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے پکارا بھی انتہائی نازک موقع پر تھا کہ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بھی دوپٹہ سر پر نہ لے سکی تھی۔ زبان دانتوں تلے دبائے وہ ایک ہی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی تھی، گویا منجمد ہو گئی ہو۔ کہاں جا رہی ہو نوال؟ انہوں نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ دادو، میں ذرا فرحین کے گھر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ دادو کے ماتھے پر شکنیں در آئیں۔ وہ دادو، اس نے مجھ سے کچھ نوٹس لیے تھے، وہی لینے ہیں، جلدی آ جاؤں گی۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچ کی تلقین کی ہے نوال، جھوٹ بولنا نہ ہم نے کبھی سیکھا اور نہ ہی اپنی اولاد کو سکھایا ہے، مذاق میں بھی نہیں۔ تو پھر آج تمہارے منہ سے یہ جھوٹے کلمات کیوں کر ادا ہوئے؟ وہ بھی اتنی روانی سے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی ندامت نہیں؟ انہوں نے تعصب سے کہتے ہوئے اسے سر سے لے کر پاؤں تک بغور دیکھا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر ان میں نہ دیکھ پائی اور نظریں چرا گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی دادو، میں واقعی فرحین سے نوٹس لینے جا رہی ہوں۔ وہ ڈھٹائی سے گویا ہوئی۔ تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو نوال، اب کہ وہ غصے سے بولی، ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ جھوٹ؟ ابھی فرحین کا فون آیا تھا، وہ سکھر گئی ہے، اور یہ بات تمہارے علم میں بھی ہے۔ اس نے یہ بتانے کو فون کیا تھا کہ وہ تمہیں یہ تو بتا گئی ہے کہ وہ سکھر گئی ہے، مگر جاتے ہوئے تمہارے نوٹس بھی ساتھ ہی لے گئی ہے، یہ بتانا بھول گئی تھی۔ اب بولو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اس کی بات قطع کرتے ہوئے انہوں نے غصے سے کہا تو نوال گویا ایک دم سناٹے میں آ گئی تھی۔ ایک تو پہلی بار جھوٹ بولا تھا اور پکڑی بھی گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں نوال، کیا تم نہیں جانتی تھی کہ فرحین یہاں نہیں ہے؟ جی دادو، میں جانتی تھی لیکن بھول گئی تھی، اسی لیے وہ منمناتے ہوئے بولی۔ اب تو یاد آ گیا نا؟ اب جاؤ اندر اور جا کر وضو کرو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دھیرے سے کہہ کر وہ آنکھیں موند گئی، ساتھ ہی کچھ ورد کرتے ہوئے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ جی دادو، دل ہی دل میں اپنی بے خبری کو کوستے ہوئے واپس مڑ گئی۔ سنو، انہوں نے دوبارہ اس کو پکارا۔ جی دادو، دل میں چور تھا، تبھی تو اس کی پکار پر دل میں چور تھا تبھی تو ان کی پکار پر ڈر سی گئی تھی۔ سر پر دوپٹہ لو، آئندہ میں تمہارے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہ دیکھوں۔ ان کی آنکھیں بند تھی مگر پھر بھی ان کے کہنے کی دیر تھی۔ اس نے بالکل میکانیکی انداز میں دوپٹہ سر پر رکھ لیا اور برق رفتاری سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔